सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां की माटी सोने जैसी उपजाऊ थी। उस गांव में एक किसान परिवार रहता था। दो भाई, बड़े भाई का नाम था कमलेश और छोटे भाई का नाम था मोहन। लोग उसे प्यार से भोला मोहन कहते थे। उनके पिता रामलाल जी अपने जमाने के बड़े मेहनती और ईमानदार इंसान थे। जीवन भर पसीना बहाकर उन्होंने जो कुछ कमाया, खेत, बाग, घर और थोड़ी बहुत जमा पूंजी, सब कुछ अपने दोनों बेटों के लिए छोड़ गए। जाते जाते उन्होंने बस यही कहा था, बेटों, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। भाई भाई के बीच प्रेम ही सबसे बड़ी दौलत है। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। कमलेश की पत्नी का नाम था सावित्री, चालाक, महत्वाकांक्षी और तेज जुबान। मोहन की पत्नी का नाम था सुमित्रा, सीधी सादी, मेहनती और धैर्यवान। पिताजी के जाने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। सावित्री रोज रात कमलेश के कान भरती। सुनिए जी, आप बड़े हो, बंटवारे की बागडोर आपके हाथ में होनी चाहिए, नहीं तो ये भोला मोहन आधी से ज्यादा जायदाद हड़प लेगा। अरे सावित्री, मोहन ऐसा नहीं है, वो तो बड़ा भोला लड़का है। इसीलिए तो कह रही हूँ, भोला है तो क्या हुआ, उसकी पत्नी सुमित्रा भोली नहीं है। उसकी आंखें मैंने देखी है। जब तक मौका मिले अपना हिस्सा पक्का कर लो। और इस तरह धीरे धीरे कमलेश के मन में लालच की एक छोटी सी चिंगारी जलने लगी। बंटवारे का दिन आया। गांव के दो चार बुजुर्ग भी साक्षी बनने आए थे, पर कमलेश ने चालाकी से उन्हें बिठा दिया और खुद ही मुंह खोला। हम दोनों के बीच अपनापन है, इसलिए बंटवारा भी आपस में ही कर लेते हैं, किसी पंचायत की जरूरत नहीं। मोहन ने सरलता से मान लिया। जैसा आप कहें भैया, आप बड़े हो, आप जो तय करोगे वो मुझे मंजूर है। पिताजी ने कहा था कि बड़े भाई को पिता समान मानना चाहिए। ये सुनकर कमलेश के होठों पर एक मुस्कान आई, पर वो प्रेम की नहीं, चालाकी की मुस्कान थी। सबसे पहले खेत, कमलेश ने फैसला सुनाया। सबसे पहले खेत। पिताजी के 3 खेत थे। एक बड़ा वाला जो नहर के किनारे है, वो मेरा। एक मंझला वाला जो गांव के पास है, वो भी मेरा, क्योंकि मुझे घर चलाने के लिए ज्यादा जरूरत है। और जो तीसरा छोटा खेत है, जो पहाड़ी के नीचे है, जहां पानी नहीं पहुंचता, जहां पथरीली जमीन है, वो तुम्हारा। मोहन कुछ पल चुप रहा। दिल में एक हूक उठी, पर बोला कुछ नहीं। भैया, जो आपकी मर्जी। बुजुर्गों ने हल्की आपत्ति जताई, ये तो बराबर नहीं हुआ कमलेश। पर कमलेश ने कहा, काका, ये हम भाइयों का मामला है, मोहन को मंजूर है ना? और मोहन ने सिर झुका लिया। अब बारी आती है पिताजी के पुराने कुएं की। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जो रामलाल जी ने खुद खुदवाया था। उसका पानी मीठा और साफ था। दूर दूर तक उस कुएं की तारीफ थी। अब बारी आती है पिताजी के पुराने कुएं की। देखो मोहन, कुएं में 2 चीजें हैं, ऊपर का ढांचा और नीचे का पानी। ऊपर का ढांचा यानी जगत, चाहबच्चा, रस्सी, बाल्टी, ये सब मेरा होगा, और नीचे जो पानी है वो तुम्हारा। पर भैया, नीचे का पानी लेने के लिए ऊपर के ढांचे का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना रस्सी और बाल्टी के मैं पानी कैसे निकालूंगा? वो तुम्हारी समस्या है भाई, तुम अपनी रस्सी और बाल्टी खरीद लेना, पर कुएं के ऊपर आने का हक नहीं होगा, क्योंकि जगत मेरा है। मोहन की आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा, जैसे ऊपर वाले से पूछ रहा हो, क्या यही मेरे भाग में लिखा था? घर में 4 कमरे थे। एक बड़ा बरामदा था, एक रसोई थी और एक छोटी सी पूजा घर की कोठरी थी। देखो मोहन, घर में 3 जरूरी चीजें हैं, कमरे, रसोई और बरामदा। तीनों में से रसोई और बरामदा मेरा, 2 कमरे सुरेश के और बचे 2 कमरे, रुको, 1 कमरा तुम्हारा और 1 कमरे में पिताजी का सारा सामान भरा है। वो तो किसी के काम का नहीं, वो भी तुम्हारा। भैया, रसोई के बिना और बरामदे के बिना मैं अपने कमरे में कैसे रहूंगा? खाना कहाँ बनेगा? मेहमान कहाँ बैठेंगे? अरे मोहन, तुम खुले आसमान के नीचे चूल्हा जला सकते हो,
और मेहमान, तुम्हारे कितने मेहमान आते हैं? बुजुर्ग साक्षी चुप रहे। उन्हें शर्म आ रही थी पर बोले नहीं। पिताजी ने एक पुरानी लोहे की संदूकची में कुछ रुपए और कुछ पुराने गहने रखे थे। कमलेश ने संदूकची खोली। देखो मोहन, इसमें 2 तरह का सामान है। एक नकद रुपए जो अभी काम के हैं, 2 ये पुराने गहने जो माँ के थे। मोहन की आंखों में माँ की याद आ गई। उसने सोचा कम से कम माँ की निशानी तो मिलेगी। नकद रुपए तो मेरे खाते में है, क्योंकि मैंने ही पिताजी की बीमारी में सारा खर्चा उठाया था। ये झूठ था पर मोहन ने काटा नहीं। और माँ के गहने? वो पुराने हैं, बाजार में बिकेंगे नहीं, फैशन से बाहर हैं, तुम रखो। मोहन ने माँ के 3 पुराने गहने अपनी हथेली में रखे, आंसू रोके। मन में सिर्फ एक ही बात थी, माँ देख रही हो। बंटवारे के अगले ही दिन कमलेश ने मोहन और सुमित्रा को घर से बाहर कर दिया। मोहन, अब ये घर मेरा है। तुम्हारे 2 कमरे, वो कमरे अंदर हैं और अंदर जाने के लिए बरामदे से गुजरना पड़ेगा और बरामदा मेरा है, इसलिए तुम उन कमरों में भी नहीं जा सकते। सुमित्रा ने पहली बार जोर से बोला। ये तो घोर अन्याय है। क्या भाई भी ऐसे होते हैं? देखो भाभी, बंटवारा हो गया। जो फैसला हुआ उसमें मोहन को मंजूर था। अब रोना धोना बंद करो। मोहन ने सुमित्रा का हाथ थाम लिया और चुपचाप निकल पड़ा। गांव के किनारे एक पुराना नीम का पेड़ था। उसकी छांव में दोनों बैठ गए। अब क्या होगा? मोहन ने माँ के वो 3 पुराने गहने निकाले और देखते रहा। अब भगवान ही मालिक है। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जिसके पुजारी पंडित केशव दास जी थे। वो वृद्ध थे, पर उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने मोहन और सुमित्रा को नीम के नीचे बैठे देखा तो पास आए। मोहन बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? मोहन ने सारी कहानी बताई। पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, कर्म की गठरी हर कोई खुद उठाता है। जो आज तुम्हारे साथ हुआ वो अधर्म है, और अधर्म टिकता नहीं। पर एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं पंडित जी, बस ये माँ के 3 पुराने गहने। पंडित जी ने गहने ध्यान से देखे। उनकी आंखें चमकी। मोहन, तुम्हें पता है ये गहने क्या है? ये पुराने जमाने के चांदी के नहीं, ये अष्ट धातु के गहने हैं। गांव के पास जो शहर है, वहां एक पुरा वस्तु व्यापारी रहता है, बाबूलाल सेठ। तुम ये गहने लेकर उनके पास जाओ। मोहन को भरोसा नहीं हुआ। पंडित जी, कमलेश भैया ने कहा था ये बेकार हैं। तुम्हारे भैया को बेकार लगे इसीलिए तो तुम्हें दिए, पर जाकर देखो। अगले दिन मोहन शहर गया। बाबूलाल सेठ ने गहने देखते ही उसे बैठाया। बेटे, ये तो 200 साल पुराने राजघराने के गहने हैं। इन पर नक्काशी देखो, ये दुर्लभ है। मैं इन्हें अच्छे दाम में लूंगा। मोहन को इतने रुपए मिले कि उसकी आंखें भर आईं। वो सीधे पंडित जी के पास गया। पंडित जी, ये सब कैसे हुआ? बेटा, भगवान ने ही तुम्हें भेजा था। अब इन पैसों को सोच समझकर लगाओ। मोहन ने उन पैसों से सबसे पहले एक छोटा सा खेत किराए पर लिया, गांव से थोड़ी दूर। सुमित्रा के साथ मिलकर वहां काम करने लगा। पर वो पथरीला खेत जो बंटवारे में मिला था, उसे भी मोहन ने नहीं छोड़ा। सुमित्रा, लोग कहते हैं ये खेत बेकार है, पर पिताजी ने ये खेत बेकार नहीं लिया होगा। जरूर कोई बात होगी। तो फिर मेहनत करते हैं। जब तक पत्थर में से पानी ना निकले, खोदते रहेंगे। मोहन ने उस पथरीली जमीन को तोड़ा, खोदा, मिट्टी बदली। महीनों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि उस पहाड़ी के नीचे एक भूमिगत जलधारा बहती है। एक छोटा कुआं खोदा और पानी निकल आया, साफ मीठा पानी। गांव वाले दंग रह गए। अरे मोहन, ये तूने क्या किया? इस पथरीले खेत में तो कोई उम्मीद नहीं थी। काका, जहां मेहनत हो वहां जमीन रोती नहीं, हंसती है। उस साल मोहन के खेत में ऐसी फसल हुई कि पूरे गांव में चर्चा हो गई। इधर कमलेश और सावित्री मजे में रह रहे थे, पर लालच कभी खत्म नहीं होता।
सावित्री ने कहा। जी, मोहन के खेत का पानी उन्हीं का है, पर वो पानी हमारे दोनों नहर वाले खेतों में भी आता है। हम उसका फायदा उठाते हैं और हम उसे कुछ देते नहीं। तो क्या करें? उससे उस खेत की जड़ें भी छीन लो। कहो, बंटवारे में जड़ें थी, पानी नहीं था, अब पानी निकला तो वो हमारा भी है। एम कहानियाँ 07 को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करो। कमलेश गया मोहन के पास। देखो मोहन, तुम्हें बंटवारे में क्या मिला था? पथरीला खेत, उसमें पानी नहीं था। अब तुमने कुआं खोद लिया, पर इस जमीन के नीचे का पानी पूरे गांव की साझा संपत्ति है, इसलिए इस पानी पर तुम्हारा अकेले का हक नहीं। मोहन शांत रहा। भैया, इस खेत पर मेरा हक है, आपने खुद दिया था। इस खेत में जो कुछ है, ऊपर से नीचे तक सब मेरा है। तो फिर ठीक है, पंचायत में चलते हैं। पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने दोनों भाइयों की बात सुनी। बुजुर्ग साक्षी भी वहां थे, वही जो बंटवारे के दिन चुप रहे थे। एक बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा, मुखिया जी, बंटवारे के दिन हम वहां थे। कमलेश ने खुद कहा था, जो तीसरा छोटा खेत है वो मोहन का। किसी हिस्से का जिक्र नहीं किया, पूरा खेत दिया। अब पानी निकला तो पानी मांग रहे हैं, ये न्याय नहीं। पंचायत ने फैसला मोहन के हक में सुनाया। कमलेश का सिर झुक गया, पर घमंड अभी भी बाकी था। उस साल बारिश बहुत कम हुई, सूखे की आंधी आ गई। कमलेश के नहर वाले खेतों में पानी कम पड़ने लगा। नहर सूखती जा रही थी, फसल मुरझाने लगी। सावित्री घबरा गई। अब क्या होगा जी? फसल गई तो घर कैसे चलेगा? कर्ज चुकाएंगे कैसे? हाँ, कमलेश ने बंटवारे के पैसों से जमींदार से कर्ज लिया था, मौज मस्ती में उड़ा दिया था। उधर मोहन के उस भूमिगत कुएं में पानी था, सूखे में भी। गांव वाले मोहन के पास पानी मांगने आने लगे। मोहन ने किसी को मना नहीं किया। एक दिन कमलेश खुद आया, झुके कंधों के साथ, आंखें नीची करके। मोहन, मेरी फसल सूख रही है, थोड़ा पानी। मोहन ने एक पल भी नहीं लगाया। भैया आइए, पानी है। कमलेश की आंखें भर आईं। उसने मोहन को गले लगाना चाहा, पर मोहन ने हाथ उठाकर रोका। भैया पानी ले जाइए, पर पहले एक बात। क्या मोहन? पिताजी ने मरते वक्त क्या कहा था, याद है? कमलेश चुप रहा। उन्होंने कहा था, भाई भाई के बीच प्रेम सबसे बड़ी दौलत है। आपने उस दौलत को लालच के लिए बेच दिया भैया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सावित्री मानने वाली नहीं थी। उसने एक नई चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि मोहन के कुएं का पानी दूषित है। उसने एक ढोंगी वैद्य से कहलवाया कि उस पानी को पीने से बुखार आता है। धीरे धीरे गांव वाले मोहन के कुएं से दूरी बनाने लगे। मोहन की फसल जो शहर में बेचने जाती थी, उसके बारे में भी अफवाहें उड़ाई गईं। मोहन उदास हो गया। सुमित्रा ने देखा। सुनिए जी, रोने से कुछ नहीं होगा। सावित्री भाभी ने जो किया, उसका जवाब झगड़े से नहीं, बुद्धि से देंगे। पर कैसे? शहर के उस बड़े वैद्यराज को बुलाओ, जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। उनसे पानी की जांच करवाओ। मोहन ने वैसा ही किया। वैद्यराज ने पानी जांचा और घोषणा की, ये पानी नहीं, अमृत है। इसमें कुछ ऐसे खनिज हैं जो सेहत के लिए बेहद लाभदायक हैं। पूरे गांव में बात फैल गई। लोग फिर मोहन के पास आने लगे, इस बार और ज्यादा। एक शहरी व्यापारी ने मोहन से बात की। भाई, अगर तुम इस पानी को बोतल बंद करके बेचो तो बड़ी कमाई हो सकती है। यही मौका है जी। मोहन की आमदनी बढ़ने लगी। उसने गांव में एक छोटी सी पानी की इकाई खोली। गांव के कुछ और लोगों को भी काम मिला, नई फसलें लगाईं। कमलेश का कर्ज बढ़ता जा रहा था। जमींदार ने नोटिस भेजा। सावित्री ने एक रात कमलेश से कहा, जी, ये सब मेरी गलती से हुआ। मैंने ही तुम्हें मोहन के खिलाफ भड़काया। मैंने सोचा था ज्यादा मिलेगा, पर हाथ में कुछ नहीं बचा। कमलेश रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह वो मोहन के पास गया। इस बार गले लगने आया। मोहन ने रोका नहीं। दोनों भाई बहुत देर तक चुप रहे। फिर कमलेश ने कहा, मोहन, मैंने जो किया
उसके लिए कोई माफी काफी नहीं। पर क्या तू मुझे एक मौका देगा? मोहन की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान। भैया आप मेरे बड़े भाई हो, आपसे नाराजगी रख सकता हूं, पर रिश्ता नहीं तोड़ सकता। पिताजी की आत्मा को दुख होगा। उस साल के आखिर में सोनपुर में एक अनोखी बात हुई। मोहन ने अपनी कमाई का एक हिस्सा कमलेश के कर्ज को चुकाने में लगाया, बिना मांगे, बिना एहसान जताए। कमलेश ने अपनी जमीन में फिर से मेहनत शुरू की, इस बार खुद, बिना किसी से छल किए। सावित्री को शर्म आई, उसने सुमित्रा से माफी मांगी। दोनों ननद भाभी फिर से एक हो गईं। पंडित केशव दास जी ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे ये सब देखा और मुस्कुराए। भगवान देर करते हैं पर M कहानियां 07 को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करो।